सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह के वक्त करीब 12 घंटे पहले एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट जो बताई जा रही है 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस हादसे में। और अभी तक जो इंतज़ामात है वो चल रहे हैं। वहाँ से ज़ख्मियों को या जिनकी डेथ होगी उनको निकालने का अमल जारी है। घोड़की के करीब ये ट्रेन हादसा पेश आया है। मिल्लत एक्सप्रेस जब डीरेल हुई और सर सैयद एक्सप्रेस जब आ रही थी तो उससे आके जब वो टकराई है तो फिर ये मामलात हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में ये कोई पहला हादसा नहीं है, ना इस हुकूमत में होते हुए ना इससे पहले की माजी की हुकूमतों में। मसला ये कि जब भी रेलवे के ट्रैक के इशूज़ की वजह से या आपस में ट्रेनों के टकराने के हादसात होते हैं तो एक बड़े पैमाने पर तबाही होती है। लेकिन पिछले 3 साल में रेलवे के मुख्तलिफ हादसात हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2007 में बयान दिया कि उस मुल्क के वज़ीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन 20 दर्जनों हादसात के बाद किसी वज़ीर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वज़ीर रेलवे तब्दील हो गए लेकिन इस्तीफ़ा बहरहाल नहीं आया। आज भी जब ये कहा गया है कि ये इसका हल क्या है तो ML1 को हल करार दिया जा रहा है और कोई हल नहीं। तो क्या ML1 जब तक नहीं बनता तो इसी तरह से हादसात होते रहेंगे और उसके हल को ML1 कहा जाता रहेगा और माजी की हुकूमतों पर ये डाला जाता रहेगा, ये मामला है। लेकिन आज के इस पूरे हादसे में जो खुद हुकूमत ने फिगर्स दिए हैं टाइमिंग के हवाले से वो बड़े होशरुबा हैं। आपको मैं फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि कब मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हुई है और कब जो पिंडी से आने वाली जो एक्सप्रेस थी सर सैयद वो आके टकराई है। पहले आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर उस पर हम सवाल करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सदीक फारूक साहब हैं। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी अहमद जवाद साहब बहुत शुक्रिया। आपको फवाद चौधरी साहब का वो एक छोटा सा क्लिप है जो आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, वो पहले सुनते हैं। जी, ये आपने फवाद चौधरी साहब का पूरी गुफ्तगू सुनी है। इस पे जो बताने वाली बात है वो ये है कि 3:17 पर मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हुई है और 3:38 पर आकर उन बोगियों से सर सैयद एक्सप्रेस टकराई है, यानी कि 21 मिनट के फ़र्क से। तो क्या सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम 21 मिनट पहले होने वाले हादसे के बारे में इत्तलात नहीं दे पाते हैं कि जो ट्रेन चल रही है 21 मिनट बाद वो ट्रेन जाकर उस ट्रेन से टकरा जाए जो पहले ही पटड़ी पर इस वक्त मौजूद है। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। अगर 2, 4, 5 मिनट के फ़र्क में तो शायद मुश्किलात मामलात हों, 21 मिनट का बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस ट्रैक पर जो मैक्सिमम स्पीड वो 120 और मिनिमम स्पीड जो है वो तकरीबन 90 किलोमीटर की रफ्तार से, कि खुद रेलवे का कहना है कि वो चलती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 21 मिनट में कितना सफ़र वो ट्रेन कर चुकी होगी, कितने छोटे मोटे स्टेशन वो क्रॉस करके इस ट्रेन से जाके टकराई है। ये वो चीज़ें शायद मिसिंग है जो अभी तक तहकीकात में ये रिपोर्ट होना, सवाल होना चाहिए कि क्यों है ऐसा कि हम 73 साल के बाद भी उस अंग्रेज़ के बनाए हुए निज़ाम को अभी तक अपडेट नहीं कर पाए। हमारे बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद साहब ने कहा जी कि ये 19वीं सदी का बिछाया हुआ ट्रैक है और इससे हालत ये है, तो इसका हल भी तो कोई है ना। उस हल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साहब भी और अहमद जवाद साहब भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर रेलवे से भी बात हो और साबिक वज़ीर रेलवे से भी बात हो कि क्या ये इतना आसान है या इतना मुश्किल है जो काम हो नहीं पाता है। अहमद जवाद साहब, आपसे इस तरह आगाज़ करते हैं। हम छोड़ देते हैं, आज वो बात ही नहीं करते। वज़ीर आज़म साहब ने आज से 12-13 साल पहले कहा था कि वज़ीर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन सर, निज़ाम में बेहतरी की बातें हो रही थी कि जी निज़ाम ख़राब हो गया रेलवे का। 3 साल में ये एक ट्रैक है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है, जिसे लाहौर कराची का ट्रैक कहते हैं। सर, इसमें भी अपडेट नहीं हो पाया, बेहतरी नहीं हो पाई, और आपके सामने जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ट्रैक ठीक नहीं था, रिपोर्ट गलत गई, DS ने उसको इग्नोर किया और ये हादसा पेश आया। मुदस्सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अंग्रेज़ का बनाया हुआ जो निज़ाम है आज तकरीबन 72-73 साल के बाद भी
ہم اسی نظام کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس نظام کے اندر ہم پچھلے 70 سال میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکے، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 3 سال سے تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جو کام اگر 70 سال میں نہیں ہوا تو 3 سال میں حکومت میرا خیال ہے کہ پورا نظام تو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن اس میں بہتری ضرور آنی چاہیے۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا ریلوے کے نظام کے حوالے سے۔ اب دوسری چیز جو ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، اور وہ تعین اس کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا دور ہے یا پی ایم ایل این کا دور ہے یا مشرف کا دور تھا یا پی ٹی آئی کا دور ہے۔ جب بھی کوئی حادثہ ہو اس کا تعین ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ نظام پرانا ہے تو اس میں حادثات ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اسی نظام کو جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتا اس میں سیفٹی کا جو بھی، چاہے وہ مینول سسٹم ہے چاہے وہ آبسلیٹ سسٹم ہے، اسی نظام پر عمل کرتے ہوئے ٹرینوں کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اچھا احمد صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تعین ہونا چاہیے 3 سال میں، مجھے اس وقت فگرز ایگزیکٹ نہیں لیکن درجنوں حادثات جو بڑے ٹریکس ہیں دونوں، اس میں لاہور جو پشاور سے کوئٹہ اور پشاور سے کراچی کے ٹریک ہیں، اس ٹریک پہ درجنوں حادثات ہو چکے، لیکن وہ جو تعین ہے اور ذمہ داروں کی سزا ہے یا وہ معاملات ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے۔ بڑے کچھ حادثات میں سوائے جو انشورنس کے پیسے ہیں ان کے دینے کے اور کوئی خاطر خواہ ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ جس میں کچھ بہتری آ سکے۔ ٹریک تو شاید اب ML1 تبدیل ہوگا تو ہوگا، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوا۔ مدثر، میں نے اسی لیے آپ سے کہا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک حکومت سے نہیں ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ پچھلے 3 سال کے حوالے سے آپ کو کچھ حادثات ہیں، آپ کے پاس لسٹ تو نہیں ہے لیکن آپ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سنے، اور اس سے پچھلے 5 سال کے حادثات کی بھی ایک لسٹ ہوگی، اور اس سے پچھلے 5 سال کے بھی حادثات کی ایک لسٹ ہوگی۔ تو وہ تو بدقسمتی سے ریلوے کے حادثات کا ایک تسلسل ہے جو کہ ہم کوئی 5 سال یا 10 سال یا 15 سال نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اس تسلسل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کبھی بڑے حادثات، کبھی چھوٹے حادثات، کبھی بہت بڑا جانی نقصان، کبھی چھوٹا جانی نقصان، یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا یہ سوال کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر نہیں بھی ان لوگوں نے کیا جو اس سے پہلے حکومتیں کرتے رہتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج ان کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ وہ بھی یہ سوال کریں، بالکل کرنا چاہیے ان کو۔ میں ان کا سوال اس وجہ سے رد نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں نہ تو ان حادثات کا تدارک کیا، نہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے کوئی کوششیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے دھندوں میں مصروف رہے، لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہمیں ذمہ داری ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ جو بھی نظام ہے اس نظام کو ایک سیفٹی کے ساتھ چلانا وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں جو بھی کوئی چیئرمین ریلوے ہے، ریلوے کا منسٹر ہے، ریلوے کے دوسرے آفیشلز ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں تحقیق ہونی چاہیے، اور عوام کا حق ہے کہ وہ چاہے اس سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہے یا یہ ہوگی، اور اس کے بعد میں جیسے کہا نا کہ وہ ابھی تک چیزیں نہیں ہیں۔ میں صدیق الفاروق صاحب، یہ حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کے بعد پھر ہم گفتگو اسی طرح سے میڈیا پہ بیٹھ کے 1 دن 2 دن 3 دن وہ سوئیں گے، اس کے بعد معاملہ پس پش چل رہا جاتا ہے، پھر ایک نئے حادثے کا انتظار ہوتا ہے کہ پھر سے سوال کیا جائے اور پھر سے یہی جواب ہوتا ہے، ایسا کچھ موجود نہ ہو۔ تو صدیق الفاروق صاحب، یہ پھر ذمہ داری پیچھے ڈال دی جائے، اپنے پہ ڈال دی جائے، ٹریک پر ڈال دی جائے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت سی باتیں اچھی کی ہیں احمد جواد صاحب نے۔ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اگر حکومتوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے خلاف سازشیں کرنے والا کوئی نہیں، جوڑ توڑ کرنے والا کوئی نہیں، اور ہر 5 سال کے بعد ایک دن انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات بھی فری اور فیئر ہونے ہیں، جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ حکومت سنبھال لے گا۔ لیکن یہاں معاملہ یہی ہوتا ہے، پنجاب کا اس سے ہٹ رہا ہے،
मरकज़ से कौन जा रहा है, नवाज़ शरीफ को कब हमने हटाना है, फ़लाँ को कब हमने ये करना है। साजिशें होती चली जा रही हैं जिसमें सियासी हुकूमतों को बिलखुसूस तवज्जो से और दिलजमी से और पूरा मंसूबा बंदी के मुताबिक काम करने की ना मोहलत मिलती है ना वो कर सकते हैं। यहाँ इस हादसे के हवाले से मैं बात करूँगा कि शेख रशीद साहब कह देता हूँ, मेरा ख़्याल है 2 से ज़्यादा मरतबा तो रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं और उनके बयानात जो 2.5 साल उन्होंने यहाँ इस दफ़ा तहरीक इंसाफ में वो वज़ीर रेलवे रहे हैं, उनके बयानात उठा के उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या इस्लाहात की हैं, वो सारी सामने रखें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में तो उन्होंने 2.5 साल में रेलवे के पूरे निज़ाम को कहीं बरतानिया का रेलवे का जो है निज़ाम बना दिया है। अच्छा, उसके बाद आ गए हैं हमारे हज़रत मौजूदा जो मिनिस्टर साहब हैं आज़म सवाती साहब। इन सब चीज़ों में मौजूदा हुकूमत के 3 साल को सामने रखें और ये बात सामने रखें जो आपने पॉइंट आउट की है कि 21 मिनट इस इलेक्ट्रॉनिक एज में जहाँ एक टेलीफोन कॉल 1 सेकंड में हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचा सकते, वो कमोबेश 40 किलोमीटर चली है ट्रेन। अगर 110 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलती है तो 40, और अगर 90 की रफ्तार से चलती है तो 35-34 कर लें, 35 कर लें, तो इतने किलोमीटर चली है और को पता ही नहीं, कोई इतला ही नहीं दे सकता। और बयानात आप पढ़ लें कि वो जी वो पिछला जो है वो फलां मिनिस्टर, भाई खुदा के बंदो, आप क्या दावे लेके आए हो, आपने क्या मंशूर कौम को दिया 5 साल के लिए, उनमें से 3 साल गुजर गए हैं, पिछले वाले तो ख़राब थे, पिछले वालों ने तो कुछ किया ही नहीं ना। लेकिन क्या आपने जो ये अभी आप फरमा रहे हैं ये बिजीएस्ट ट्रैक है, उसमें आपने जायज़ा ही ले लिया होता, आते ही एक वज़ीर रेलवे का लगा दिया, वो उसका काम क्या था, ये रेलवे लाइनें हैं, ये इंजन है, ये मामला है, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम तो नहीं है यार। सामने चीज़ें पड़ी हैं, कोई खुफिया नहीं है, कोई छुपी हुई नहीं है। रेलवे लाइनें में और इंजनों में क्या साजिश हो सकती है, उनके देखें कि वो इंजन ठीक है, बोगियाँ ठीक हैं और रेलवे ट्रैक ठीक है या नहीं ठीक, ये आपने देखना है। 3 साल में तो आप कुछ नहीं कर सके हो। ये हादसा आया है, ये ठीक है कि कभी हादसे सारे इंतज़ामात के बावजूद भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए। और माजी ने ये किया, फ़लाँ चोर था, ये छोड़ें, चोरियाँ अब आपके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सामने आ रही हैं। तो नाअहली के सबूत जो हैं वो डीएस लोग देख रहे हैं जी, डीएस सक्कर के हवाले से जो है वो बड़े वाज़ेह किस्म के सबूत जो रिपोर्ट भी पहले जो बनाई गई हैं इंजीनियर्स की जानिब से, उन्होंने कहा कि ट्रैक ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ फिश प्लेट्स कहते हैं वो ठीक नहीं है, वो चीज़ें बेहतर ना होने की वजह यह है कि ट्रैक ठीक नहीं है। उसके बावजूद उस पर ट्रेन चली, ट्रेन चलने के बाद जो मामलात हुए, कराची रेलवे स्टेशन से भी निकलने वाली ट्रेन ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वहाँ पर हुआ। ये तो पूरा एक रेलवे के जो अंदर निज़ाम है उसके अंदर जा बजा कोताहियाँ हैं जिसको शायद ठीक नहीं कर पाए हैं, ये जो भी मामला है। लेकिन अहमद जवाद साहब, यहाँ पर एक और जो सिस्टम की बात हो रही थी, इमरान खान साहब कहते थे हम सिस्टम को ठीक करेंगे, यानी वो जो एक सिस्टम है उसमें बेहतरी आएगी, ऊपर से नीचे तक तो मामलात बेहतर होंगे। वो हम सिस्टम तो कहीं भी ठीक नहीं देख रहे। आप पंजाब में बैठे हुए हैं, मुझे बता दें कि वो पुलिस का निज़ाम जो आज से 40 साल पहले था वो आज है, क्या बेहतरी हुई है उस पुलिस के निज़ाम के अंदर। वो जो ब्यूरोक्रेसी का एक खालिस एक रवैया है, वो निज़ाम है जिससे आपके अपने वज़ीर ख़ुद जो हैं वो तंग होते हैं। गवर्नर पंजाब ने मुझे इंटरव्यू देता हुए कहा था कि ब्यूरोक्रेसी ने मेरे नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं चेंज हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ चेहरे चेंज हो पाए हैं। तो ये रेलवे का निज़ाम तो फिर एक बहुत बड़ा निज़ाम है, तो वो सिस्टम को तो आप भी नहीं चेंज कर पाए हैं 3 साल में। जी मुदस्सर, आपने 2-3 सवाल रेज़ कर दिए इसमें, और उसमें एक सवाल तो जो रेलवे के हवाले से जो हम बातचीत कर रहे थे, और मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की इस बात से तो इत्तफाक करता हूं जब उन्होंने कहा कि मान लिया कि पिछली हुकूमतों ने काम नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल हम मानते हैं और मेरा ख्याल है कि उसी को भुगत रहे हैं हम। लेकिन उनका दूसरा सवाल जो है वो ये है कि अब हमने क्या किया। तो मैं हमने क्या किया, मैं इस बात से भी इत्तफाक करता
کہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ 3 سال میں ہم نے ریلوے کے اندر کیا بہتری لے کے آئے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ML1، میں نے بھی چیئرمین ریلوے کی یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ML1 جو ہے وہ اس کا سلوشن ہے. تو مجھے بھی یہ سٹیٹمنٹ مناسب اس لیے نہیں لگی کہ ML1 اگر جب تک نہیں آتی تو کیا حادثات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. آپ کے پاس جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا نظام ہے، ایک ٹرین نے رائٹ سے آنا ہے، ایک ٹرین نے لیفٹ سے آنا ہے، انہوں نے ایک ٹریک کے اوپر ٹکریں نہیں مارنی ایک دوسروں کو. اور اس کے لیے اگر بہت کوئی ہائی فائی ٹیکنالوجی نہ بھی ہو تو وہ سسٹم ضرور موجود ہے کہ جس میں ایک ٹرین کو دوسرے ٹریک کے اوپر ڈائیورٹ کر کے آپ ٹرینوں کو گزارتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی کی غیر ذمہ داری ہے، کسی کی ہے. تو اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ارریسپیکٹو کوئی حادثہ، میں تو ان حادثوں کا ذکر ہی نہیں کر رہا کہ جو پچھلی حکومتوں میں ہوئے یا پچھلے 20 سال میں ہوئے. میں چونکہ آج ہماری حکومت میں یہ ہوا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یا پچھلے 2-3 سال میں بھی اگر جو حادثات ہوئے ہیں تو اس لیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان تمام حادثات کی انکوائری رپورٹ آنی چاہیے. عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اور تاکہ عوام کو بھی یہ یقین دلایا جا سکے کہ آئندہ سر ML1 جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی رفیق صاحب آج کہہ کے گئے ہیں کہ یہ اس حکومت کے آنے کی وجہ سے 3 سال لیٹ ہوا ہے اور ابھی تک یہ شروع نہیں ہوا. آج شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی کہ ایکنیکس کے پاس یہ منصوبہ یہ پاس ہو جائے اور وہ کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ اس سال شروع ہو پائے. تو ML1 منصوبہ تو بہرحال جو شروع نہیں ہو پایا، اس کا کمپلیٹ ہونا تو بہت آگے لمبی چوڑی بات ہے، وہ تو پھر ایک بڑا لمبا عرصہ چاہیے. تو تب تک تو ہم ایسے حادثات کے متحمل نہیں ہو سکتے. تازہ ترین وہاں صورتحال کیا ہے؟ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد، یہ اس وقت کیا صورتحال ہے جو امدادی کارروائیاں جاری ہیں وہاں پر؟ یہ امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں. سمجھ لیں کہ جو بوگیوں کا ملبہ تھا اس پر سے بڑی حد تک جو ہے اس کو ہٹایا جا چکا ہے. یہ کام اس لیے بھی ڈیلے ہو گیا کہ ہیوی مشینری کو جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس میں زخمی بھی موجود تھے، اس کے اندر اور ڈیڈ باڈیز ہونے کا اندیشہ تھا. اس وجہ سے ریلوے حکام نے کہا کہ اس وقت تک ہیوی مشینری استعمال نہیں کریں گے جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ جو گری بوگیاں ہیں یا جو ملبہ ہے جو سرسیہ سے آ کے ٹکرائی تھی ملت ایکسپریس کی بوگیوں سے، تو وہ بوگیاں جو تباہ ہوئی ہیں اس کے اندر مکمل طور پر دیکھنے کے بعد وہاں پر آپریشن جو ہے وہ پھر شروع کیا گیا. اب ٹریک کا مسئلہ ہے اور ریلوے حکام کی جو پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ ریلوے ٹریک کو جو ہے نا وہ بحال کر سکیں. اس لیے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جو جس ٹریک کو کم نقصان ہوا ہے اس کو بحال کیا جا سکے تاکہ ٹرینوں کا آپریشن جو اس وقت ملک میں رکا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں. اچھا شاید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پہلے کچھ رپورٹ تھی DS ریلوے کو دی گئی اس ٹریک کے حوالے سے کہ یہاں کچھ فش پلیٹ ٹھیک نہیں ہے، یہاں ٹریک بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر تیز رفتاری جو ہے وہ حادثہ بن سکتی ہے. پھر DS ریلوے کے حوالے سے جو رپورٹس تھیں وہ بھی کچھ بہتر نہیں تھی کہ وہ بہتر طور پر اس پورے ایریا کو نہیں چلا رہے ہیں. تو کیا واقعی ایسی کچھ رپورٹس تھیں اس ٹریک کے حوالے سے اور خود DS ریلوے سکھر کے حوالے سے؟ ہاں دیکھیے، ٹریک جو ہے وہ مخدوش تھا، بہت کمزور تھا. اس حوالے سے سابق وزیر ریلوے شیخ رشید نے متعدد مرتبہ پریس کانفرنسوں میں کہا کہ یہ سکھر کا جو سکھر ڈویژن کا ریلوے ٹریک ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس میں حادثات بہت ہوتے ہیں. اور یہ ٹریک اتنا لمبا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کا شہر خانپور ہے، خانپور سے ٹنڈو آدم تک سکھر ڈویژن ریلوے رکھتا ہے. اور اگر یہی دیکھا جائے خانپور سے سبھی تک سکھر ڈویژن ریلوے لگتا ہے، یہ بہت کمزور ہے. DS ریلوے جو ہے ان کے خلاف FDIR نے گزشتہ جو حادثہ ہوا تھا منڈو ڈیرو کا، اس وقت یہ DS جو ہے وہ انجن ڈرائیور جو ہے ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ گاڑی تیز چلائیں، جبکہ یہ ٹریک جو ہے بہت زیادہ مخدوش ہے. اور ٹریک مخدوش ہے لیکن اس کو بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اس کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. صرف رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹریک مخدوش ہے، بہتر کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا. بہت شکریہ.
اور اب ہم بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں، کیونکہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک طرف تو بجٹ آنے سے پہلے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان معاشی طور پر جتنا کمزور ہوا ہے اس میں یہ حکومت ذمہ دار ہے، اور 3 سال کے بعد حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بنیادی طور پر معاشی اعشاریے مثبت آئے ہیں۔ بہتر صورتحال کے بعد اب ہم لوگ پاکستان میں ایک اگلے آنے والے دور میں بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں اگلا آنے والا بجٹ ایک عام آدمی کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک چھوٹے صنعت کار کے لیے، بڑے صنعت کار کے لیے، بزنس مین کے لیے کیا واقعی کو بہتری لا سکتا ہے؟ اور جو اب تک کی جو سچویشن رہی ہے اور جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ رہا ہے وہ کس طرح سے ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شارق وہرا صاحب، پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے۔ بہت شکریہ وہرا صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمیں جوائن کیا۔ احسن محنتی صاحب نے، ڈائریکٹر ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ احسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احسن محنتی صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ جو پچھلی جتنی بھی مراد تھیں وہ شاید SMEs کے لیے تو بہت شاید اتنی بہتر نہیں ہے، عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو بڑے صنعت کار ہیں جس طرح سے آپ کا گروپ ہے، باقی گروپس ہیں، ان کے لیے بہت بہتر رہا ہے۔ تو کیا واقعی یہ پچھلا 1 سال جو معاشی طور پر ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں کیا بڑی انڈسٹریز گرو کریں گی تو پھر باقیوں کے لیے بھی آسانی ہوگی؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، جو کیپٹل مارکیٹس کی اگر آپ بات کریں تو 40% جو ہے یہ پورا سال میں جو ہے وہ پرفارمنس دی ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں دیگر ایمرجنگ مارکیٹ سے تو یہ فینومنل انکریز ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر روپی کی اپریسیشن انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو فنڈامنٹلی ملک کے جو حالات ہیں وہ امپروو ہوئے، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکٹر وائز اگر ہم دیکھیں تو جہاں سے ہم آٹو سیکٹر دیکھیں وہاں پر 70% گروتھ ہے، سیمنٹ سیکٹر دیکھیں 50%، اور پھر ہم نے فرٹیلائزر سیکٹر دیکھا 100% سے زیادہ گروتھ ہے۔ تو آئی تھنک کہ جو سیکٹوریل گروتھ ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، جو ایکسپورٹ نمبرز ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے اوور آل ملک کی اس پورے سال کے اندر وہ فگرز میں 3.9% گروتھ ہے، گورنمنٹ 4.8% پریڈکٹ کر رہی ہے اس سال کی گروتھ۔ تو آئی تھنک کہ نمبرز تو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ ایکسپیکٹڈ تھی اس سے بہتر ہی جو ہے 2-3% اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کر رہا تھا، 1.5% ورلڈ بینک ایکسپیکٹ کری تھی۔ آئی تھنک کہ ان گروتھ نمبر سے کمپیئر کیا جا سکے تو پاکستان کی گروتھ بہت فینومنل گروتھ ہے۔ ایمرجنگ مارکیٹ سے اگر ہم کمپیئر کریں تو انڈیا نیگیٹو گروتھ پر چل رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی آؤٹ پرفارمنس جو ہے بالکل اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ پاکستان کو نئے رخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر ایک اکنامک پروگریس جو ہے۔ ایسا صاحب بنیادی طور پر جب ہم خطے میں بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس خاص طور پر جو بڑی انڈسٹری ہے، کچھ سیکٹرز نے بڑا گرو کیا ہے جس کے آپ نمبرز بھی شیئر کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم خطے میں ہماری جو توانائی کی قیمتیں یعنی کہ بجلی ہے، گیس ہے، وہ بھی مہنگا ہے، اس کے باوجود ہمارا یہاں پر سیکٹرز بڑے گرو کیے ہیں نسبتاً انڈیا یا بنگلہ دیش، تو اس کی وجوہات بنیادی کیا رہی ہیں؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ وجہ اس کی مینلی یہ ہے کہ جو کووڈ جو ہے اس نے کافی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ جو امپیکٹ آ سکتا تھا اسپاٹ لاک ڈاؤنز نے جو ہے اس نیگیٹو امپیکٹ کو ختم کیا، اور ایک ونڈ فال جو ہے یہ کووڈ بن گیا پاکستان کے لیے، جہاں پر ہم نے امپورٹ کو اپنی کرٹیل کیا۔ اگر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھیں $900 ملین ہے اور $19 بلین لاسٹ ایئر تھا، تو آئی تھنک کہ یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ نہ صرف ہم نے امپورٹ کو کرٹیل کیا ہے بلکہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہم گروتھ لے کر آئے ہیں وہ مینلی جو ہے وہ کووڈ کا ونڈ فال ہے۔ اور آئی تھنک کہ جو ہمیں ایکسپورٹ آرڈرز ملے ہیں انپریسیڈنٹڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے، آئی تھنک کہ یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو ہماری کمپیٹنگ اکانومیز ہیں وہ کووڈ سے ہرٹ ہوئی ہیں، اور پاکستان اکانومی جو ہے لاک ڈاؤن آپ سمجھیں یا بہتر جو ہے ترجیحات کی وجہ سے، بہتر ویکسینیشن کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کووڈ کے جو سینیریو اس کے اندر اس کی ڈارک سائڈ پاکستان نے نہیں دیکھی ہے۔ تو آئی تھنک کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ لانگ ٹرم اگر اس کو ہم نے پروسیڈ کرنا ہے تو جو جس طرح سے اسٹیٹ بینک نے مراحتیں دی تھیں، جو اسٹیمولس پیکیج تھا 5% آف GDP، آئی تھنک کہ اگر وہ آنے والے وقت میں کنسٹرکشن کا سیکٹر اگر اسی کے اندر اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے تو یہ ترقی دیکھی جا سکتی ہے۔ آئی تھنک کہ اسٹیٹ بینک کا بھی کافی زیادہ رول ہے جس کے اندر SMEs کو ہیلپ کی گئی، اور ٹرف کا پروگرام جو ہے وہ سامنے آیا، اس کے اندر کافی بزنسز نے لون لیے ہیں سستی شرح پر۔ تو آئی تھنک کہ اس نے کیٹر کیا ہے ہائی انرجی پرائسز کو۔ ادروائز جو ہے IMF کو لے کے ہم نے انرجی پرائسز اتنے زیادہ کر دیے تھے کہ اگر یہ ٹرف نہیں ہوتا، یہ اسٹیٹ بینک کی جو مراتے ہیں یا 500 بلین کی سبسڈی جو آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ رک کر رہی ہے، آئی تھنک کہ وہ
जो है वो हेल्प करेगी पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ जो है वो सस्टेन कर सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 6.5% पे एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले वक्तों में। सही। अच्छा, एहसन साहब हमारे साथ ही रह गया। अशरफ वोरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, KCCI के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपके वक्त का। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक फेस हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी का, तो आपकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें, उनको जो इस वक्त है अगले आने वाले दिनों में किस तरह से मज़ीद जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो ग्रो कर ले, और ख़ास तौर पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके चलने के, तो क्या आपकी तजावीज़ रही हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बजट आएगा तो वो एक बेहतर बिजनेस फ्रेंडली कम अज़ कम बजट ज़रूर हो? हमने जो तजावीज़ दी हैं कराची चैम्बर ने इस दफ़ा, वो इस उम्मीद के साथ दी हैं कि इस हुकूमत का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था जब उन्होंने हमसे तजावीज़ मांगी। तो इसलिए हमने हर सेक्टर के लिए बड़ी डिटेल में तजावीज़ दी है। हमने इंडस्ट्री से लेकर ट्रेडिंग से सर्विसेज सेक्टर की मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, हर तरह की हमने गवर्नमेंट को सजेशंस दी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा वो के अभी 6-7 हफ्ते हुए थे फाइनेंस मिनिस्टर ने आए और उन्होंने टेक ओवर किया, बट उनका जो रिस्पांस था वो बड़ा पॉजिटिव था। और इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भी जो अफसरान थे उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो हमको ये उम्मीद है कि वो जो हमने प्रपोजल्स दिए हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल के हैं या माइक्रो लेवल पर हैं, वी आर कॉन्फिडेंट कि उसमें बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो हमारी एक्सेप्ट होंगी। इनफैक्ट जो लास्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई जूम पर, तो उसमें उन्होंने हमको अश्योर किया और हमको ये इंडिकेशन दिया कि जो आपने तजावीज़ दी हैं उनमें से बहुत सारी हमने तजावीज़ जो है उसमें बजट में इनकॉर्पोरेट की। सही। अच्छा शारिक साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिजनेसमैन के लिए जो सबसे मुश्किल मामला है वो है टैक्स के हवाले से, कि इतना पेचीदा और इतना डरावना और खौफनाक है कि एक आम आदमी, ख़ासतौर पर छोटा बिजनेसमैन तो उसमें डरा ही रहता है। SMEs की बात करें तो वो लोग तो वैसे ही उनके लिए मुश्किलात ही को डरावना ख्वाब बना रहता है FBR। तो FBR की बेहतरी और टैक्स कलेक्शन की बेहतरी, क्योंकि अभी आप लोग टैक्स दे रहे हैं तो एक मेजर हिस्सा है इसको, एक तो टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से ना माजी में हुकूमतों के कुछ प्लान नज़र आए ना अभी हैं, तो इसके ऊपर आपकी बात हुई कि इन चीज़ों को आसान किया जाए। जैसे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वन विंडो ऑपरेशन वाला, तो इसमें कुछ तजावीज़ आपने जो दी हैं और वहाँ से कोई बात आई है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले काफ़ी सालों से, आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने डिजिटाइजेशन के प्लान में चल रहा है, और वो डिजिटाइजेशन प्लान जो है वो इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत फास्टर पेस पर हुआ है। और आपने देखा कि जो रिफंड्स थे ट्रेड के, वो जो डिजिटाइज हुई पूरा सिस्टम, उसकी वजह से मुमकिन हुए। ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल भी थी, और जो रिफंड्स सेल्स टैक्स के कोविड में और अब कंटिन्यूड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स लेदर, सब इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स मिल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में बहुत मदद दी है। आपका सवाल ये है कि जो टैक्स पेयर्स का हरासमेंट का जो साइड है, जिससे कि नए टैक्स पेयर्स जो हैं वो टैक्स नेट में आने से डरते हैं, इस सिलसिले में हमने हुकूमत को जो कन्विंस करने की कोशिश की है वो ये कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, अगर आप ये मॉडल पेश करेंगे कि देखें जो मौजूदा टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट की कलेक्टिंग एजेंसी से खुश है और उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है वो हम टाइमली उसको रिजॉल्व करते हैं, उनके रिफंड्स टाइमली पे करते हैं, तो डेफिनेटली वो सेक्टर जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो डॉक्यूमेंट होने में उसका कॉन्फिडेंस जो है वो तभी ये मुमकिन है कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जब आएगा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में, तो पाकिस्तान में टैक्स का बेस बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे और हुकूमत के पास इजाफी रकम होगी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। हमको उम्मीद है कि वजीर खजाना साहब और जो हमारे नए चेयरमैन है FBR के, प्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल है, तो हरासमेंट का जो एस्पेक्ट है वो तो डेफिनेटली कम होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उस दिन अनाउंस किया था कि थर्ड पार्टी जो हम आपका ऑडिट है वो कराएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से, वो उसकी मोडालिटीज अभी नहीं आई हैं, गो के ये
जो थर्ड पार्टी ऑडिट है, ये आज से कई साल पहले भी ये मॉडल जो है इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया है जी, लेकिन वो खासा को कामयाब नहीं रहा उस वक्त भी। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे शारिक वोरा साहब ये है कि पाकिस्तान में तो कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो डबल ग्रो किया है और नए यूनिट्स भी लगने की वहाँ कोशिशें हो गई, काम हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ सेक्टर्स ने तरक्की कर ली। लेकिन एक चीज़ जो हम पिछले 2 साल में बहुत सुन रहे थे वो थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो क्या इतने साजगार माहौल हैं, क्योंकि आप खुद एक सबसे बड़े शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऐड करते हैं, आप समझते हैं कि इतने साजगार हालात हैं, इतनी बेहतरी है कि हम इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इस मुल्क को तैयार कर चुके हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर अगले 1 साल 2 साल में पाकिस्तान को चूज़ कर रहे एक लार्जर स्केल के ऊपर? सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कुछ गेस्ट आ गए थे। मैं आपके क्वेश्चन को ये समझ पाया हूँ कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए पाकिस्तान में हालात साजगार हैं कि नहीं, यही क्वेश्चन था। जी जी। अच्छा, देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही ये हम सबको मालूम है। पाकिस्तान में एक बहुत अरसे तक टेररिज्म रहा जी। वो सेटल अब हुआ है पिछले 2-4-5 साल में, और अब पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो बेहतर हो रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इकोनॉमिकली तो शायद इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है लेकिन इतना नहीं किया होगा, लेकिन जो कंट्री का परसेप्शन इंप्रूव करने में इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और ये बेसिस बनेगा कि लोग यहाँ पर आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अब 2 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का सबब बनेंगी। एक तो आपको मालूम है कि सीपेक में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिस तरह से स्पीड अप होने चाहिए थे वो नहीं हुए अभी तक। सिर्फ एक फैसलाबाद में और एक रशकाई में आया है, उसके अलावा 5-6 ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अभी उनका टेक ऑफ नहीं हुआ। अगर वो टेक ऑफ हो जाता तो मैं समझता हूँ कि कम से कम सीपेक के थ्रू जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आनी शुरू हो जाती। अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि यूरोप से, अमेरिका से, गल्फ कंट्रीज से, या वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान आकर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अभी शायद इस तरह से इंस्पायर्ड नहीं है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी है कि जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक एमनेस्टी दी है, इस तरह आप अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक ऐसा एमनेस्टी दें जो कि कम से कम 3 साल का हो। इसलिए कि देखें इंडस्ट्री का कंसीव करना, कंस्ट्रक्शन करना, प्रोडक्शन में आना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का, हमको मालूम है कि जो IMF है या FATF के इश्यूज हैं या दूसरे इश्यूज की वजह से एमनेस्टी देना शायद गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, बट स्टिल थ्रू सम टैक्सेशन रिलैक्सेशन या कोई स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग के साथ हम अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बुलाएं तो ये स्पीड अप होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़ा स्टेक नहीं लेना चाहते, अपने पूरा 100% इन्वेस्टमेंट लाकर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा स्टेट बैंक को। ये तजवीज़ हमने दी है। मैंने भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहा था कि कुछ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट बैंक दे, कुछ पोर्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर खुद लाए, और एक कॉम्बिनेशन बना के उस तरह पाकिस्तान में फॉरेन से अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, इंडस्ट्री भी लग जाएगी, और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बेहतर हो जाएगी। सही। अच्छा, शारिक साहब हमारे साथ रह गए। एहसन मेहनती साहब से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जिस बारे में अभी शारिक साहब ने भी बात की। एहसन साहब, वो है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लिए एक बहुत बड़ा वो एमनेस्टी के मामलात पर एक मिल गया, रिलीफ मिल गया, फिर बिल्डर्स के लिए भी मिल गया। अब आपका ग्रुप भी इसमें काम कर रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में जिस तरह से ग्रो करना चाहिए था वो इस मराहत के बाद नहीं कर पाया, या वाकई इस इंडस्ट्री ने बहुत, मैं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जोड़ के बात कर रहा हूँ, कि वो मेहनती साहब वो ग्रो किया है और जो अचीव करना चाह रही थी गवर्नमेंट वो इस इंडस्ट्री के तहत कि एक तो रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, क्योंकि बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर कहते हैं कि 40 से 70 जो सेक्टर्स हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या वाकई यहाँ हमने कुछ अचीव किया है 1 साल में?
देखिए, आई थिंक कि जो ये एक साल देखा जाए तो इसमें तो जाहिर है ग्रोथ हमें अपेरेंटली जो 71% तक जो हमें ऑटो सेक्टर की, या फिर जिस तरह हमने फर्टिलाइजर सेक्टर की 109% ग्रोथ देखी, आई थिंक कि जो हमने केमिकल सेक्टर की 30% से ज्यादा, सीमेंट डिस्पैचेस 50% से ज्यादा, आई थिंक कि सेक्टोरियल वे के अंदर देखा जाए तो हमने वो अचीव किया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम देखें तो लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग 20% से ज्यादा हमारी ग्रोथ। आई थिंक कि इसके अंदर मेजर इम्पैक्ट कोविड का भी है। कोविड इस ग्रोथ को नेगेटिव की तरफ लेकर चला गया था और अब हम देखें तो इस साल में नजर आ रही है। तो आई थिंक कि इस डेटा को तो हम देख सकते हैं, जो हम कंपेयर भी कर सकते हैं दीगर हमारी कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज हैं जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश आता है। हम बेहतर हालत के अंदर कम से कम इंडिया से हम अपने आप को देख रहे हैं। बट अपेरेंटली देखा जाएगा जो असली ग्रोथ देखी जाएगी वो आने वाले वक्तों में नेक्स्ट ईयर में देखी जाएगी कि जहां पर ये 4.8% जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कहां पे बैठती है जाकर 5.5% जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करी है ये वहां पर जाती है। बजट के जो हदफ हैं जाहिर है वो डेवलपमेंट आउटले हम देख रहे हैं 2.1 ट्रिलियन पर, ये जाहिर है आने वाले वक्तों में क्या नजर आता है। बट इस साल की जो ग्रोथ है हम अपेरेंटली देख रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल के वहां पर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। आई थिंक कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुई है इस साल के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के अंदर देखे जाए। उसमें जिस तरह से मैंने बताया कि टर्फ का जो प्रोग्राम है उसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज के जो है वो डिसबर्समेंट्स नजर आई हैं। 5% जो है स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो स्टिमुलस प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया गया। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां के अंदर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा एफर्ट्स हुई हैं, स्टेट बैंक की एफर्ट्स हुई हैं एसएमईज को सपोर्ट करने की, और जाहिर है टैक्सेशन की मद में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक ऐसा पैकेज मिला है कि जहां पर जो है हम देख रहे हैं कि वहां पर टैक्स फ्री इन्वायरमेंट और नो क्वेश्चन आस्क्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। तो आने वाले वक्तों में हमने देखना है कि क्या IMF प्रोग्राम के अंदर होते हुए हम इन जो मराते हैं इनको कंटिन्यू कर सकते हैं और जाहिर है इन ग्रोथ नंबर्स को अचीव कर सकते हैं, जहां पर हमें जो है वो इन बहुत सारी जो एनर्जी सेक्टर है वहां की हमने बहुत ज्यादा जो है वो रीप्राइसिंग करनी है। हमारे जो IPPs हैं उनके ड्यूज हमने पे करने, तो आने वाले वक्त चैलेंजिंग भी होंगे। बट इस साल की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो जाहिर है वो हमने देखा है कि रिसेंटली जो IPPs को पेमेंट भी हुई 89 बिलियन रुपीस की, उसकी अपेरेंटली मार्केट के अंदर जो है स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि सर्कुलर डेट क्राइसिस गवर्नमेंट जो है उसने खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। तो हमें ये देखना है कि ये जो ग्रोथ है इसको हम सस्टेन कर सकते हैं। जो एक हमें कोविड की तरफ से नेगेटिव ग्रोथ मिली थी 0.5% की, उसको हमने कन्वर्ट किया है इंटू 4.8% ग्रोथ हमें नजर आएगी जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। बट क्या ये सस्टेनेबल है उसको हमने आने वाले वक्तों में देखना है। बिल्कुल सही है। और एसएमईज़ के हवाले से अगर मज़ीद मराद की हुकूमत बात करती है तो यकीनी तौर पर छोटी इंडस्ट्री जो है वो मज़ीद सहारा बनेगी बड़ी इंडस्ट्री को इसी तरह से ग्रो करने के लिए। और दूसरा एक बड़ा अहम मामला जो है नाज़रीन वो ये है कि इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान में जो तवानाई की कीमतें हैं यानी कि बिजली और गैस की, पेट्रोल की बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शायद बांग्लादेश या इंडिया में उन कम कीमतों के होने के बाद वो जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत बेहतर दोनों ममालिक से वो माइनस में और हम प्लस में जाके परफॉर्म किया। अब देखना ही है कि हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है उसमें मज़ीद कितनी बेहतरी आती है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शारिक वोरा साहब का, प्रेसिडेंट KCCI, कि आप हमारे साथ मौजूद थे। एहसन मेहनती साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में जो बजट वो किस तरह से सामने आता है और तमाम सेक्टर्स उस बजट को लेकर किस तरह के उम्मीद लगा के बैठे और क्या रद्द-ए-अमल होगा। हम बजट के हवाले से मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।